हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट की जो मेरी वीडियो मैंने अपलोड की थी वो थी क्लास 12th के सॉल्यूशन से चैप्टर से रिलेटेड। और उस वीडियो के अंदर जो है हमने डिस्कस किया था मोलैरिटी के बारे में। ओके, और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बारे में। पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे देख लीजिए। बिकॉज मोलैरिटी से रिलेटेड बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी किए हैं हमने, और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर भी हम नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि नॉर्मेलिटी एक्चुअली में होती क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मेलिटी एक्चुअली में होती क्या है। ओके, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जो भी आप डेफिनेशन देखेंगे उसके अंदर जो है ये मेंशन ज़रूर होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको एक तरीके से एज अ स्टैंडर्ड मान के हमेशा हर एक चीज़ की जो कह सकते हैं कि जो है डिजॉल्विंग पावर जो होती है उसको 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर ही लिया जाता है। ओके, हमने जो मोलैरिटी ली थी उसके अंदर भी हमने यही देखा था। अगर लीटर के अंदर प्रेजेंट नहीं हो तो हमें 1000 से उसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसी तरीके से मीन्स हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जब हम बना रहे हैं उसमें सॉल्यूट का इक्विवेलेंट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट जो है डिसॉल्व किया जाए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि हम नॉर्मेलिटी को इस तरीके से फॉर्मूला जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़, नॉर्मेलिटी को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया गया था और नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, या फिर कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये जो है ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है ये हम अभी आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले इसमें एक चीज़ जो है वो आपको समझ नहीं आई, वो है ये कि इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, या फिर बहुत सी जगह पे डेफिनेशन जो है वेट इक्विवेलेंट भी यूज़ किया जाता है, वो क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वो, तभी ये चीज़ समझ आएगी आपको कि नॉर्मेलिटी एक्चुअली में है क्या। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, नॉर्मेलिटी की जो यूनिट है वो है इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, और ये भी मोलैरिटी की तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, अब हमें देखना है कि ये इक्विवेलेंट चीज़ क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है इसका। चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी। बहुत सी जगह पे डेफिनेशन जो है या फिर यूँ कहें कि टर्म यूज़ की जाती है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और होता क्या है। इक्विवेलेंट वेट जो है वो होता है मोलर मास। मोलर मास में यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या फिर आयनिक वेट। मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, या फिर बहुत जगह पे एन फैक्टर भी यूज़ किया जाता है। यानी हर एक आयन ले लें, हम कोई भी आयन ले लिया, कोई भी सॉल्ट ले लिया, एसिड ले लिया, बेस ले लिया, उसके लिए इक्विवेलेंट वेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एक्चुअल में होता क्या है, वो होता है उसका मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी फैक्टर। अब हमें समझना है कि इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर आयन। ओके, हमने एग्जाम्पल लिया कि हम कोई भी आयन जो है उसके लिए इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करेंगे। तो आयन के लिए इक्विवेलेंट वेट जो है कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आयनिक वेट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन। यहाँ पे चार्ज ऑन आयन जो है वो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा। ओके, जितना भी चार्ज उस आयन के ऊपर प्रेजेंट होगा वो उससे हमें क्या करना है, उसे डिवाइड करना है। चलिए सबसे पहले जो है हमें एग्जाम्पल लिया है सोडियम प्लस का। हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर, या फिर यूँ कहें कि उसका सोडियम का आयनिक वेट कितना होता है। सोडियम का आयनिक वेट होता है हमेशा 23। ओके, और हमें पता है कि चार्ज कितना है इस वक्त सोडियम पे, +1। तो हम क्या करेंगे, चार्ज ऑन आयन डिवाइडेड बाय +1, हमारे पास में आंसर आएगा 23। यानी कि इक्विवेलेंट वेट जो है सोडियम का, Na प्लस आयन का इक्विवेलेंट वेट है 23। इसी तरीके से हम देखते हैं मैग्नीशियम +2 का। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट होता है 24। ओके, और चार्ज देखिए कितना है, चार्ज ऑन आयन है +2 यानी डिवाइडेड बाय 2, तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट आ गया 12। इसी तरीके से ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 16, और हमारे पास में चार्ज कितना है इस वक्त आयन पे, -2, तो डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया
8, यानी ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वेट है वो है 8। तो इस तरीके से जो है आयंस के लिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है। इक्विवेलेंट वेट की एक फ़िक्स डेफिनेशन होती है, इक्विवेलेंट वेट की अपनी खुद की एक डेफिनेशन होती है, वो मैं ये कंप्लीट हो जाए, एग्जाम्पल समझ आ जाए आपको, उसके बाद में वो डेफिनेशन समझ आएगी, तो इसलिए पहले एग्जाम्पल लेना ज़रूरी था। ओके, हमने अभी एग्जाम्पल लिया किसके लिए? आयंस के लिए। आयंस के लिए हमने बताया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देखते हैं एसिड्स के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। ओके, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। बेसिसिटी जो है यहाँ पे वो है वैलेंसी फैक्टर, यानी 2 पॉइंट्स है बेसिसिटी के लिए। पहला कि बेसिसिटी जो है वो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर होगा, और दूसरा यहाँ पे बेसिसिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्लस आयंस। ठीक है, यानी H प्लस आयंस कितने रिप्लेसेबल होंगे वो उसकी बेसिसिटी होगी, और वही उसका एक तरीके से वैलेंसी फैक्टर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं H2SO4 के लिए। H2SO4 के लिए हमें कैलकुलेट करना है क्या? इक्विवेलेंट वेट, यानी एक तरीके से एसिड है तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। पहले हम HCl देखते हैं। HCl के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। ओके, तो जो है क्लोरीन है, क्लोरीन का जो वेट होता है वो होता है 35.5, और हाइड्रोजन जो है उसका होता है ऑब्वियसली 1, तो ये हमारे पास में टोटल हो गया 36.5। ओके, और हमारे पास में इस वक्त इसके अंदर इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? बेसिसिटी का मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, यानी यहाँ पे एक ही है तो डिवाइडेड बाय 1, यानी हम कह सकते हैं HCl का जो इक्विवेलेंट वेट है वो गया 36.5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं H2SO4 के लिए। H2SO4 के लिए हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट। H2SO4 के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो जैसे नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आएगा 98। ओके, और हमें पता है कि इस वक्त H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो कितनी होगी? नंबर ऑफ H प्लस आयंस, यानी रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं? 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो यानी इक्विवेलेंट वेट जो है इस वक्त H2SO4 का वो आ जाएगा 49। ओके, अब बात आती है H3PO4, H3PO3 या फिर H3PO2, इनके अंदर जो है हमें बेसिसिटी कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के एक छोटा सा रूल ध्यान रखना होगा। जब भी हम कोई भी फॉस्फोरिक एसिड्स देख रहे हों, जैसे हमारे पास में यहाँ 3 तरीके से फॉस्फोरिक एसिड्स प्रेजेंट हैं, इनके अंदर बेसिसिटी निकालने का एक रूल होता है। इसके अंदर हम अब यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो है कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, यानी H प्लस रिप्लेसेबल आयन प्रेजेंट है। ओके, इसमें तो सही है। इसके अंदर भी 3 प्रेजेंट है? नहीं, इसके अंदर 2 होते हैं, और इसके अंदर भी 3 शो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर 1 होते हैं। ये होता है ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन के साथ में इनकी बॉन्डिंग इस तरीके से होती है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनका जो है यानी कि H प्लस आयन्स जो हैं सारे के सारे फ्री नहीं होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरीके से बॉन्डिंग हो रही होती है उस अकॉर्डिंग जो है इनके अंदर उस हिसाब से जो है H प्लस आयन फ्री रहते हैं। ये आपका जो है हम आगे करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे, तो उसके अंदर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, इन फॉस्फोरिक एसिड्स के अंदर बेसिसिटी यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H प्लस आयन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि जितने भी ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ लिख देती हूँ, बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। बेसिसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1, यानी जब भी आपको फॉस्फोरिक एसिड्स के लिए बेसिसिटी कैलकुलेट करनी हो, H प्लस आयन रिप्लेसेबल H प्लस आयन कैलकुलेट करने हो, हमेशा उसके ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन देख के उसके अंदर -1 कर देना, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त इस फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स प्रेजेंट हैं। तो चलिए इसके अंदर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। इसका जब हमने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया तो बिल्कुल हमें H2SO4 की तरह इसमें भी 98 ही मिला हमें। ओके, 98 मिला, और हमें अब देखना है इसके अंदर कितनी इसकी बेसिसिटी है। तो इसमें 4 ऑक्सीजन एटम है, -1 करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आया 32.6। डेसिमल्स में हो सकती है इक्विवेलेंट वेट जो है वो डेसिमल्स में हो सकता है।
इसी तरीके से जब हमने इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया तो इसका आया 82, और 82 आने के बाद में जब हमने इसके लिए जो है बेसिसिटी कैलकुलेट की तो इसमें ऑक्सीजन है 3, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, तो आ गया हमारे पास में क्या 41। H3PO3 की जो कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट है वो है 41। अब H3PO2 का आप खुद कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। एक तरीके से होमवर्क हो गया है आपके लिए। H3PO2 के लिए आपको खुद कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम देखते हैं, ये तो थी बात एसिड्स की कि एसिड्स में हम किस तरीके से बेसिसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है बेसिस के लिए कि बेस जो है हमारे पास में उनका इक्विवेलेंट वेट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बेस के लिए भी सेम वही, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी। ओके, एसिडिटी भी यहाँ पे 3 पॉइंट से रिलेटेड है। एसिडिटी क्या है, इसका वैलेंसी फैक्टर है, और साथ ही साथ में एसिडिटी है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। जितने भी OH- आयन रिप्लेसेबल होंगे वो उसकी वैलेंसी फैक्टर होगी। चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं NaOH के लिए। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 40। नॉर्मली कैलकुलेट करना आता है ये सभी को। अब इस वक्त इसमें OH- आयन कितने हैं, रिप्लेसेबल OH- आयन ऑब्वियसली एक है, तो इसका आंसर कितना है, इक्विवेलेंट वेट जो है NaOH का वो गया 40। अब इसी तरीके से हम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने देखा कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना होता है 74, और हमें पता है इस वक्त इसके अंदर OH- आयन, रिप्लेसेबल OH- आयन कितने हैं 2, तो डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेस है उसकी जो है इक्विवेलेंट वेट है वो है 37। इजी था, समझ आ गया। सबसे पहले हमने देखा आयंस के लिए, उसके बाद में हमने देखा बेस एसिड्स के लिए, अब हमने देखा बेसिस। अब बचता है सॉल्ट। ओके, सॉल्ट के लिए भी बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, यानी चार्ज कितना है उस सॉल्ट पे। ये थोड़ा सा ऊपर वालों से थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। टोटल चार्ज जो है यहाँ पे वो है इसका वैलेंसी फैक्टर। ओके, टोटल चार्ज है यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं NaCl के लिए। NaCl पे देखने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा कि इन दोनों पे इंडिविजुअल चार्ज कितना है। सोडियम पे है, Na जो है सोडियम पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे Cl जो है उस पर नेगेटिव, Cl जो है उस पर माइनस, सोडियम जो है उस पर जो होता है Na+ है, और Cl माइनस, दोनों पे 1 चार्जेस हैं। तो अब हम इस सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। ओके, दोनों का टोटल मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आता है 58.5। ओके, जब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे किससे, इसकी टोटल चार्ज से। देखिए दोनों पे टोटल चार्ज 1 ही है, ऐसा नहीं है कि हमें ये करना है 1 ये तो 2 हो गया, नहीं, एक एक इंडिविजुअल पे जितना चार्ज है वही हमें कॉमन करके लेना है। यानी इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, तो नीचे इंडिविजुअल चार्ज जो है इनका आ जाएगा 1। तो हमारे पास में इक्विवेलेंट वेट जो है NaCl का वो आ गया 58.5। ओके, अब देखिए इसे Al2SO4 3, इसके अंदर जब हम चार्ज देखेंगे तो सबसे पहले एल्यूमिनियम पे जो चार्ज आ रहा है वो आता है +3, ठीक है, और जो हमारा सल्फेट है इस पे आता है SO4 -2, ठीक है। इससे जब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, इसको एक तरीके से बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ओके, हो जाएगा। ओके, इसे बैलेंस कर दिया हमने, तो इस तरीके से इस पे चार्ज, अगर अब हम इस पे चार्ज कंप्लीट देख रहे हैं तो एक एल्यूमिनियम आयन पे हो गया 3, ठीक है, +3, और 2 एल्यूमिनियम आयन जो है उस पे हो गया +6। इसी तरीके से एक सल्फेट आयन पे -2 और 2 पे कितना हो गया +6। तो अब देखिए इसका जब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है 342। ये आप नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे हर एक का देख के। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट आप देख लीजिए, सल्फर का देख लीजिए, ऑक्सीजन का देख लीजिए, फिर इस कंप्लीट को इंटू 3 कर दीजिएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ईजी है निकालना। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको वहीं एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, 342 आया है एल्यूमिनियम सल्फेट का जो है मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें देखना है डिवाइडेड बाय इट्स टोटल चार्ज। टोटल चार्ज जो है दोनों के जितने भी आयंस प्रेजेंट है टोटल उनका लेंगे। इंडिविजुअल तो ले ही रहे हैं, लेकिन टोटल इसमें 2 आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ही प्रेजेंट था। ओके, तो अब हम इसके अंदर अगर हम 2 कर भी देते हैं तो यहाँ पे सोडियम के लिए भी 2 आएगा यहाँ पे, और क्लोरीन के लिए भी 2 आएगा। तो उस कंडीशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम में 2 आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3, तो इनका जब टोटल चार्ज देखा तो इस पर भी 6 आ रहा है और इस पर भी 6 आ रहा है, तो हम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और हमारे पास में आंसर आ जाता है 57। यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट जो है उसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो है 57।
ये थी ट्रिक या फिर यूँ कहें कि नॉर्मल फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट को कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का। अब जो है आपको डेफिनेशन जाननी होगी कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट है क्या। कोई भी एग्जाम्पल को लेकर आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम अगर इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज दी, इसी का ले लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज दी वेट ऑफ अ सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट को समझिए, इट इज़ डिफाइंड एज दी वेट ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे सॉल्ट ले रहा है तो सब्सटेंस क्या हो गया, सॉल्ट। इट इज़ डिफाइंड एज दी वेट ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट और एक्सेप्ट, विच कैन डोनेट और एक्सेप्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 1 मोल ऑफ चार्ज, विच कैन डोनेट और एक्सेप्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 मोल ऑफ चार्ज, वो होता है इक्विवेलेंट वेट। बिल्कुल वही इसके अंदर है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइडेड बाय इट्स टोटल चार्ज। एक बार फिर से सुनिए, डिफाइंड एज द वेट ऑफ सब्सटेंस विच कैन डोनेट और एक्सेप्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 मोल ऑफ चार्ज, दिस इज़ इक्विवेलेंट वेट। अभी आपको ये नॉर्मेलिटी समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में नॉर्मेलिटी है क्या। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये मैंने पीछे भी बताया था, मोलैरिटी के अंदर भी था, नॉर्मेलिटी में भी आपको ये समझ आ जाएगा किस तरीके से है। ओके, नॉर्मल है, मास ऑफ सॉल्यूट ले लिया है, उसमें डिवाइडेड बाय इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, डिवाइड, इसी वजह से इसको यहाँ पे 1000 यूज़ किया है बिकॉज ये है मिलीलीटर के अंदर। ये थी नॉर्मेलिटी का बेसिस। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इक्विवेलेंट वेट के लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी लिखेंगे। इक्विवेलेंट वेट को मैंने इतना डीप में इसलिए समझाया, नीट वाले स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें बिकॉज इक्विवेलेंट वेट पे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के आते हैं वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ये पिछली बार वाला है, ओके, ये रहा। नॉर्मेलिटी हमें, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बताया था मैंने आपको। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट को कैलकुलेट किस तरीके से किया था। नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट को कैलकुलेट किया था मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके, इक्विवेलेंट वेट अलग चीज़ है, इक्विवेलेंट अलग चीज़ है। ओके, ध्यान रखिएगा, दोनों सेम ही चीज़ नहीं है। इक्विवेलेंट वेट अलग चीज़ है और इक्विवेलेंट, ओनली इक्विवेलेंट अलग चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट, हमने पीछे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाला था। ओके, अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट, फॉर्मूले में तो हम नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट ही यूज़ कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट होते हैं मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था। इक्विवेलेंट वेट हम किस तरीके से कर रहे थे, पीछे आपने देखा होगा, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। तो अब इसी जगह पे हम जो है ये फॉर्मूला प्लेस कर देते हैं, ये जो है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, इसको प्लेस कर देते हैं इस फॉर्मूले में, तो हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और इनटू वैलेंसी फैक्टर। समझ आई ये चीज़। देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने देख लिया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अब हमें देखना है इक्विवेलेंट क्या होता है। दोनों इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट जो है आपस में कह सकते हैं फॉर्मूला वाइज रिलेटेड हैं, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, अलग अलग है। नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट क्या हो गया, मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। इस फॉर्मूले को जब हमने यहाँ पे प्लेस किया तो ये हो गया इस तरीके से, यानी कि हम कह सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है नंबर ऑफ़ मोल्स। याद आया। अगर आपको नहीं पता है तो 11th की मैंने वीडियो जो है अपलोड की है मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मोल कंसेप्ट का क्लास 12th के स्टूडेंट्स देख लें, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके, तो यानी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। समझ आई ये चीज़। मोल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है नंबर ऑफ़ मोल्स, तो नंबर ऑफ़ मोल्स को हम इस तरीके से इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं। नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर।
ये हो गया, समझ में आ गया आपको। अब नॉर्मेलिटी के अंदर भी हम इस फॉर्मूले को, नॉर्मेलिटी को, इसको चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर को इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस करिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू वैलेंसी फैक्टर। यानी कि नॉर्मेलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद आया कुछ, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से कैलकुलेट किया जाता है मोलैरिटी को। सो ये हो गया मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, बिल्कुल वैसा का वैसा। समझ आई ये चीज़ आपको। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट कैलकुलेट किए, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए शॉर्ट फार्मूला बन गया। इस शॉर्ट फार्मूले को हमने नॉर्मेलिटी के अंदर प्लेस कर दिया। जैसे हमने नॉर्मेलिटी के अंदर इसको प्लेस किया, हमारे पास में एक नया फार्मूला आ गया, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। नीट के स्टूडेंट्स स्कूलिंग जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करते हैं इनको, बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज़ प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 4.9 ग्राम का H2SO4 प्रेजेंट है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। हमें कैलकुलेट करनी है इसकी मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास एक बार मोलैरिटी आ जाती है तो हम उससे उसकी नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट। ओके, मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, चलिए ये फॉर्मूला था। वीडियो नहीं देखी है अभी भी मोलैरिटी की तो जाइए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले उसे देखिए। ओके, उसी के बाद में ये समझ आएगा आपको, वरना नॉर्मेलिटी समझ नहीं आएगा। ओके, और मोल कंसेप्ट का जिसका भी बेसिक क्लियर नहीं है उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, मोल कंसेप्ट की वीडियो भी देखिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अपने बेसिक्स क्लियर रखिए साथ ही साथ, ताकि आगे आपको फर्दर स्टडीज़ में प्रॉब्लम नहीं हो। नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि मैंने ऊपर बताया, क्या था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे मोलर मास जो है हमारे पास में, सबसे पहले सॉल्यूट क्या है यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है। सॉल्यूट ऑब्वियस सी बात है, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 को 250 ml के सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो हमें पता है मास क्या है हमारे पास में, 4.9 ग्राम्स। मोलर मास किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है भाई, मोलर मास कैलकुलेट सभी को पता है ऑब्वियसली किस तरीके से। सबसे पहले इसका मास कितना होता है, सल्फ़र का कितना होता है भाई, सबसे पहले हाइड्रोजन लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, 0.2। यहीं पे करके दिखा देती हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ आए मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, मोलर मास। ओके, सल्फ़र का होता है 32, हाइड्रोजन हमारे पास में 2 है, सल्फ़र का हो गया 32। ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ज़ा 64। ओके, 4 and 4 8, 6 7 8 9 98। H2SO4 का मोलर मास हो गया 98। ओके, ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिए, मोल्स कैलकुलेट किए, किसके, सॉल्यूट के। सॉल्यूट क्या है, H2SO4। अब हम इस मोल्स को यहाँ पे प्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, किसके अंदर, मोलैरिटी के फॉर्मूले के अंदर। चलिए करते हैं, यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए, 4.9 डिवाइडेड बाय 98 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन की किस में है, ml के अंदर गिवन है, ml के अंदर गिवन होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर लगाना पड़ता है 1000। 250 ml गिवन है तो इस वजह से इंटू 1000 हो जाएगी ये। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी आएगी, 25 400 एंड 24, इससे ये कट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास में इसका आंसर आएगा 0.2 मोलर। ओके, मोलैरिटी हमारे पास में कितनी आई, 0.2, इसका जो है मोल लीटर इनवर्स। ओके, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। आगे हमारे पास में मोलैरिटी, अब हमें कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला था भाई, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है, पूरी वो ये फॉर्मूला प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नॉर्मेलिटी का अगर आपके पास मोलैरिटी है तो आप इनटू वैलेंसी फैक्टर करके नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। हमें तो दोनों ही कैलकुलेट करनी थी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों। मोलैरिटी हमारे पास में आ गई है। अब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर किसका आएगा, H2SO4 का। ओके, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 क्या है यहाँ पे, H2SO4
बताइए, अभी पीछे करवाया आपको, बिल्कुल एसिड है। और एसिड का क्या था, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला था वो। पर एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर जब हम निकाल रहे हैं, ओके, तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या था, इट्स बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या था, अरे यही देख लीजिए, कन्फ्यूज़न हो गया क्या आपको, इतनी जल्दी कन्फ्यूज़न हो गया, अभी तो इतना दूर गए ही नहीं हम। कहाँ गया, ये रहा, H2SO4 एसिड है, इसके लिए था मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी को मैंने क्या कहा था, वैलेंसी फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, ओके, यानी कि इसकी बेसिसिटी यानी इसकी वैलेंसी फैक्टर है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, कितने हैं, 2। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। आंसर आ गया हमारे पास में 0.4। ये आ गई हमारे पास में क्या, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स से बताया था मैंने आपको, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स नॉर्मेलिटी की यूनिट है। ये हो गया हमारे पास में नॉर्मेलिटी का आंसर। समझ आया, बहुत इजी है। सबसे पहले मोलैरिटी कैलकुलेट की, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए मोल्स कैलकुलेट करने ज़रूरी थे, हमने इस फॉर्मूले से मास अपॉन मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। फिर से कह रही हूँ, मोल कंसेप्ट का डिसीजन अगर किसी का क्लियर नहीं है, नीचे लिंक में वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, उससे जो है अपना मोल कंसेप्ट क्लियर कीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर NaOH सॉल्यूशन। 0.3 मोलर NaOH सॉल्यूशन क्या दिया गया है, ये 0.3 मोलर का मतलब क्या है, 0.3 मोलर है इसकी मोलैरिटी। किसकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी ऑफ NaOH, मोलैरिटी ऑफ NaOH। अब बहुत सिंपल है ये तो, मोलैरिटी हमें NaOH की पता है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, लगाओ फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी हमें गिवन है NaOH की, वैलेंसी फैक्टर हमें निकालना है NaOH का। वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया था, NaOH का है बेस, बेस के लिए क्या था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब था रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, इसमें रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कितने हैं, 1। तो मोलैरिटी है 0.3 इंटू 1, आ गया हमारे पास में 0.3 इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये हो गई हमारी नॉर्मेलिटी। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है नीट के एग्जाम्स में, जो है एज एन MCQ पूछा गया है ये क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार फिर से, इसको आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। चलिए अब अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक एंगल बना के दे देती हूँ, आप उस एंगल के थ्रू जो है नॉर्मेलिटी के सारे नोट्स की एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका लीजिए, इस हाफ का लीजिए, ये लीजिए, इस हाफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब इसका आ जाइए, ले लिया। चलिए नेक्स्ट पेज का ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, ओके, और इसके आंसर्स का भी। चलिए ये हो गई हमारी कंप्लीट वीडियो, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपके लिए क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। रूल फॉर सक्सेस जो है सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपके लिए रूल फॉर सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी से अपना गोल बना लीजिए, रूल फॉर सक्सेस है, अपना गोल बना कर चलिए, ओके, क्योंकि 12th के बाद में आगे आपका फ्यूचर डिसाइडिंग सिस्टम आ जाता है। फ्यूचर डिसाइडिंग आपका कह सकते हैं, फ्यूचर डिसाइडिंग वे आ जाता है, पाथ आ जाता है, वहीं पे आपको चलना होगा। तो अपना गोल डिसाइड करिए कि आपको क्या अचीव करना है, और सब कुछ छोड़ के बिल्कुल उसी पाथ पर चलते रहिए, उसी गोल पर चलते रहिए। आप बिल्कुल सक्सीड हो जाएंगे, आप बहुत जो कह सकते हैं कि बहुत ऊंचाई पर जाएंगे आप। तो इसलिए ये था मेरा आज का रूल फॉर सक्सेस। प्लीज़ इस रूल फॉर सक्सेस को अपनाइए। हर एक वीडियो के लास्ट में जो रूल ऑफ सक्सेस दे रही हूँ वो ऐसे ही नहीं दे रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी लाइफ में हर एक रूल फॉर सक्सेस जो अप्लाई किया है, बिल्कुल वही रूल फॉर सक्सेस आपको दूंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, केमिस्ट्री बिल्कुल भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। ज़रूरत क्या है आपको, थोड़ा सा अपनी लाइफ से को रिलेट करने की और उसको मज़े से पढ़ने की। केमिस्ट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।